नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल्स, एहसासों की माला, जिसकी लेखिका हैं कृति मिश्रा जी। ये एक लघु कथा है, यानी शॉर्ट स्टोरी। इससे पहले कि आप इस भाग को सुने, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पिछला भाग जरूर सुनकर आएं। उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। तो आइए सुनते हैं भाग 2। क्लास शुरू हो चुकी थी। पहले की तरह सुमिधा पहली सीट पर बैठी थी। हालांकि उसका मन कहीं और ही था। किसी दुनिया में, किसी रणभूमि में खड़ी अभी वो कोई युद्ध लड़ रही थी। इस बीच 2 प्रोफेसर आए, अपनी अपनी क्लास पढ़ाई और चले गए। उन दोनों प्रोफेसर्स ने भी देखा कि सुमिधा का मन कहीं और है, मगर दोनों ही बिना कुछ बोले चले गए। अगली क्लास डॉक्टर ऋषभ की थी। सारे बच्चे उनकी क्लास में नोट्स बनाते, सवाल पूछते। जो पूरे दिन कॉलेज नहीं आते, वो भी केवल इन्हीं की क्लास करने के लिए दूर अपने घर से कॉलेज चले आते। सर क्लास में आए, थोड़ी भूमिका बांधी और पढ़ाना शुरू किया। तो क्लास, आज का विषय पता है आपको? आज हम पढ़ेंगे मानव मन की परेशानियां। वो परेशानियां जो हमें वास्तविक रूप से बीमार कर सकती हैं। वैसे तो सोचने या अधिक चिंतन करने को बीमारी नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी ये इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। तो सभी लोग तैयार हैं ना? हाँ सर। जी सर। सभी की गूंज से सारा कमरा रोशन हो उठा। कॉपियां मेज पर रख सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। बस एक सुमिधा ही थी जिसका ध्यान आज भी कक्षा में नहीं था। बड़े ही संजीदा स्वर में सर बोले, बच्चों, मानव मन जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा जटिल है। जितना हमें लगता है उससे कहीं अधिक खतरनाक भी, और उतना ही सुंदर और विशाल भी। सोचना और चिंतन करने में बड़ा फर्क होता है बच्चों। सोचने में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, जबकि चिंतन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है। एक विद्यार्थी तभी बोल उठा, तो सर, क्या सोचने या व्यर्थ सोचने से असल में तबीयत खराब हो सकती है? अरे बेटा, पूरी बात तो सुनो अभी। सर ने उसे रोकते हुए कहा, कभी भी हम अगर कुछ सोचते हैं तो किसी घटना से प्रेरित होकर या उस घटना के प्रभाव में आकर ही सोचते हैं। मानो कि कोई ऐसी घटना घटी जिसने किसी व्यक्ति के अस्तित्व पर भारी चोट कर दी, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना उस व्यक्ति ने कभी की ही नहीं थी। जिंदगी जब ऐसे रूप दिखाती है तो कभी कभी हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। तब एक चक्र शुरू होता है, एक ऐसा चक्र जो बार बार व्यक्ति से सवाल पूछता है। उसका अपना मन उससे कई कई सवाल पूछने, बल्कि सवालों की बौछारें करने लगता है। ऐसे में वो व्यक्ति पहले तो खुद को संभालता है, फिर मन में आगे बेबस हो उठता है। ये बेबस मन कभी अकेले में खुद से ही बातें करने लगता है, जिसे कि अंग्रेजी में हेलुसिनेशन और डेलीरियम की संज्ञा दी जाती है। हालांकि दोनों में काफी फर्क है, लेकिन कुछ लोग जिनका मन कठोर होता है, जो परिस्थितियों के सामने झुकते जरूर हैं मगर टूटते नहीं, वो अक्सर गुमसुम हो जाते हैं। ये कहते कहते सर की नजर सुमिधा पर जा टिकी। सुमिधा की आंखों में जाने किस भारी दुख के बादलों के बरसाए मोती भरे हुए थे। वो मोती न अंदर जा रहे थे, न बाहर छिटक रहे थे। बस अपनी देहरी पर खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें अनुमति मिले और वो अपनी राह बनाकर बह चले। माथे पर सलवटें पड़ी हुई थीं और होंठ होंठ कांप रहे थे। तभी एक आतुर विद्यार्थी बोल उठा, तो सर, ऐसे में तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। क्या कुछ नहीं कर पाता? क्या उसकी समस्या के कोई हल नहीं निकल सकता? सर बोले, क्यों नहीं हो सकता कुछ? हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि कुछ कर पाए भाई। इन परेशानियों का सबसे पहला इलाज है कि अपनी समस्या को किसी विश्वास पात्र से बांटो। जब हम अपनी परेशानियों को किसी को बांटते हैं, पहले तो बता दूं कि उतना करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि महज बता देने से आधी परेशानियों का हल निकल आता है। अच्छा ठीक है, बाकी अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे किन परेशानियों वाले व्यक्ति से भला कैसे बात करनी चाहिए, और फिर क्या कुछ है जो सिर्फ बातों से ठीक किया जा सकता है।
ऐसा करना, आप ये वाला चैप्टर कल पढ़कर आना, ठीक है ना बच्चों? जी सर। क्लास खत्म हो चुकी थी, सभी लोग जा चुके थे। अगर कोई अब भी आंखें शून्य की ओर किए ताक रहा था तो वो सुमिधा थी। वो अपनी जगह से हिली ही नहीं थे, न एक शब्द मुंह से निकाला, न पलके झपकी। डॉक्टर ऋषभ भी कई देर तक खड़े उसे देखते रहे। उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद वो उसकी कुछ मदद कर पाएंगे, शायद वो सुमिधा के मन में पसरे अंधेरे को जड़ से निकाल पाएंगे। लेकिन जब सुमिधा ने कुछ हरकत नहीं की तो सामान उठाकर क्लास से बाहर जाने लगे। तभी सहसा पीछे से आवाज आई। जितना सरल और सुंदर ये सब कहने में लगता है, काश उतना ही सरल ये करने में भी होता सर। और फिर किस भरोसेमंद इंसान से कहें सर? भरोसे के नाम से तो अब रूह कांपती है। आंखों के मोती बिखर कर गालों पर छलक आए। जब कुछ कह पाने की हिम्मत न बची तो सर झुकाए बैग लिए सुमिधा क्लास से चली गई। न पलट कर देखा, न कदम रुके, बस चलती चली गई। एक ऐसे मार्ग पर जहां से लौट पाना न केवल मुश्किल था बल्कि शायद सुमिधा के लिए नासूर भी। सुमी, हो सुमी, सुन, ये देखना तेरे भाई आज क्या लाए तेरे लिए। अच्छा मुंह हाथ धो ले, मैं खाना परोस देती हूं, उसके बाद दिखाती हूं कुछ, तू खुशी से झूम उठेगी। रेखा ने सुमिधा का लटका हुआ चेहरा देख लिया था। सुबह कॉलेज जाते वक्त भी वो कुछ उदास, कुछ अनमानी सी, कुछ अपनी परेशानी को छिपाती हुई सी झूठी मुस्कान लिए कॉलेज चली गई थी। तब रेखा ने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि अम्मा भी पास बैठी हुई थी। उन्हें पता चलता तो वो बहुत परेशान हो जाती। अच्छा, ऐसा क्या लाया है भाई? झूठा उत्साह दिखाती हुई सुमिधा बोली। भोजन हुआ मगर चुप्पी छाई रही। सुमिधा चुप थी और रेखा उसकी चुप्पी के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जब उससे ना रहा गया तो रेखा बोल पड़ी। सुमी, भला क्या हुआ है तुझे? तू अपनी दिक्कत को मुझसे भी नहीं बांट सकती क्या? क्या तुझे इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? क्या मैं तुझसे अपनी दिक्कतें नहीं बांटती हूं? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम नाक चिंता करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस वो थोड़ी थक गई हूं, आजकल एग्जाम भी चल रहे हैं ना, और फिर बहुत धूप थी बाहर। सुमिधा बात को टाल गई। उसके आगे कह सकने की उसकी हिम्मत न हुई। आज फिर कई दिनों के बाद एक अलसाई सी शाम थी, वही उदास सी हवाओं वाली, जो कि जगजीत सिंह और मेहंदी हसन के गजलों में अपने दुखों को सराबोर कर देने वाली एक शांत अकेली शाम। आज घर के बारजे पर कुछ कौवे शोरगुल मचा रहे थे, किसी के आने का संकेत दे रहे थे शायद। सुमिधा उन्हें देख रही थी। किसी के आने का इंतजार उसे भी था। किसी के आने पर पानी का ग्लास देकर दौड़ना चाहती है वो भी। उसे भी किसी से मान मनोबल करना था, हंसना था, रूठना था, मनाना था, मगर क्या अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर? नहीं, ये उससे कभी नहीं हो सकता था। अम्मा ने जिंदगी भर यही सीख दी थी कि आत्मसम्मान से ऊंचा और उससे बड़ा कुछ भी नहीं। जिसे पाने के लिए अपना आत्मसम्मान खोना पड़े, अपनी आत्मा का सौदा करना पड़े, अपने संस्कारों से मुंह मोड़कर उन्हें रूढ़िवादी सोच का दर्जा देना पड़े, उस प्रेम से तो अकेलेपन का, विरह का दुख भरा। जीवन कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। पहले प्रेम जाल में फंसा लेता है, फिर नीति का, सही गलत का और अच्छे बुरे की पहचान कराता है। इंसान इस चक्रव्यूह में एक बार फंसे तो दुख के सागर से कभी उभर नहीं पाता। दादी अम्मा, दादी अम्मा। मृदु और सुयश दौड़ते दौड़ते चिल्लाते हुए घर में आ रहे थे। अम्मा, एक अंकल आए हैं बाहर, साथ में ढेर सारे फूल भी लाए, वो बुआ को बुला रहे हैं अम्मा। बच्चों की आवाज सुनी तो टीवी देखता सुमित उठ खड़ा हुआ। बच्चों शोर मत मचाओ। अच्छा अंदर जाओ, मां से कह दो कि चाय नाश्ता बनाए, देखूं जरा कौन आया। सुमित बाहर आया तो कुछ 6 फीट का लंबा, शरीर से हष्ट पुष्ट व्यक्ति
चेहरे पर भीगी सी मुस्कान और शांत मुखमंडल। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए सामने खड़ा था। सुमित को देखा तो झुककर पैर छुए। अरे आओ आओ, तुम अंदर आओ, सुमित ने अतिथि सत्कार की भावना से कहा। अरे सुमी जरा बाहर तो आ, जरा देखना कौन आया है। सुमित ने आवाज लगाई तो किसी सम्मोहन से छूटकर सुमिधा खुद को ठीक करके सामने ड्रेसिंग रूम में आ गई। कमरे में कदम रखते ही आंखों ने सारी सीमाएं लांघ दी। न ये देखा कि उसके सामने उसका बड़ा भाई खड़ा है, न ये कि वो अभी घर पर है, न ये ही कि लोग उसे गलत समझेंगे, न ये कि उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। सुमिधा उस वक्त कुछ नहीं सोच पाई, हतप्रभ, निशब्द। जिस दिन के उसने सपने संजोए वो आज अचानक उसके सामने खड़ा था। जिस शाम की वो बाट जोह रही थी वो उसकी आंखों के सामने थी। उसके रोम रोम से प्रेम टपक रहा था। आज इतने महीनों के बाद उसे जीवित होने का एहसास हो रहा था। लग रहा था कि सीने में बैठा हुआ दिल फिर से धड़कने लगा है, उन्हें देखकर जो इससे कभी बाहर जा ही नहीं सका। डॉक्टर ऋषभ की आंखें भी नम थी, हाथों में फूल थे मगर हाथ बंधे हुए थे। आंखों में पानी था मगर पानी ठहरा हुआ था। दोनों की आंखों में अनहद प्यास थी, क्षमा थी और सबसे बढ़कर प्रेम था। लीजिए सभी लोग चाय पिए। भाभी के आने से सबका सम्मोहन टूट गया। आंसू चुपके से गालों पर ढुलक आए। क्यों ननद जी, आपने समझा आप नहीं कहेंगे तो आपके दिल का हाल हमें पता नहीं चलेगा। यही है ना जिनके लिए आपने दिन रात आंसू बहाए हैं, जिनके लिए आप रात रात भर जाग कर अपनी नींद, अपना सुख चैन सब खोती आई है। भाभी ने बड़े प्यार से कहा। सुमे, माना मैं तेरा बड़ा भाई हूं लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूं कि अपनी बहन के मन को ना समझो। अब जाओ, तुम दोनों आपस में बात कर लो। भैया ने डॉक्टर ऋषभ को जाने का इशारा किया। दो लोग, दोनों अलग अलग मन वाले, दोनों अलग अलग संस्कारों वाले एक दूसरे के सामने खड़े थे। उन दोनों में यदि कुछ भी समान था तो था वो एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए सम्मान। सुमिधा के ढुलक आए आंसू को पोंछते हुए ऋषभ बोले, क्या कभी तुम मुझे माफ कर पाओगे सुमे? क्या कभी मैं तुम्हारे हृदय में अपने लिए वैसा प्रेम ही जगा पाऊंगा जैसा कि पहले था? मैं बहुत शर्मिंदा हूं सुमे। मैं बहुत खुदगर्ज हो गया था, खुद को झूठी तसल्लियां दे रहा था। दरअसल मैं ही खुद में कमजोर एक डरपोक मर्द निकला। मैं जिम्मेदारियों से डरता था सुमे। मैं किसी के सामने तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत नहीं रखता था। मैंने ये कैसे मान लिया कि बिना शादी के तुम मेरे साथ कहीं भी चलने को तैयार होगे? मैं खुद इतनी ऊंची बात कह सकता हूं, ये मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता। मैंने तुम्हारे सम्मान को ही नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी चीर कर रख दिया। सुमिधा, मैं तुमसे क्या, मैं तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो, कि सिर्फ एक? मैं तुम्हें शिकायत का कोई अवसर नहीं दूंगा। सुमिधा, तुम बेशक से अपने लिए नहीं, मुझे खुद मेरे लिए मौका दे दो। मैं खुद को मौका देना चाहता हूं सुमे। तुम्हें चोट पहुंचाकर मैं खुद अपनी नजर में इतना नीच बन चुका हूं कि आईने में भी खुद को महसूस करने में घिन आती है। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है सुमे। प्लीज सुमे, मुझे इस नफरत से बचने का एक मौका दे दो। मैं खुद को माफ करना चाहता हूं। सुमिधा चुप सी खड़ी रही, आंखों में झांकती रही। उस प्रेमी की आंखों में झांकती रही जिसने उससे बिना शादी के संबंध बनाने की बात की थी और उसके मना कर देने पर बड़ी सरलता से उसे अलविदा कहकर चला गया था। क्या सच में प्रेम ऐसा होता है? क्या एक बार विश्वास तोड़ देने वाले प्रेमी को दूसरा मौका मिलना चाहिए?
कि विश्वास पर विश्वास करना मूर्खता नहीं है। ऋषभ की आंखों में सच्चा पश्चाताप था, लेकिन सुमिधा का हृदय उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। रेखा, क्या करूं मैं? क्या फिर से एक बार अपने विश्वास को टूटने के लिए किसी के हाथ में सौंप दूं? क्या क्या प्रेम को दूसरा मौका देना चाहिए? मेरा हृदय दुख झेल सकता है रेखा, लेकिन विश्वास और धोखा नहीं। रेखा मुस्कुराती उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले गई। सामने सुमित बैठे थे, उसके बगल में डॉक्टर ऋषभ, वो भी भरे लोचन लिए हुए। भाभी बोली, सुमित, आप इसे समझाएं, क्या आपने कभी कोई भूल नहीं की? क्या आपने कभी कोई माफी नहीं मांगी क्या? और क्या मैंने कभी कोई भूल नहीं की? क्या हम दोनों में कभी भी कोई बात को लेकर अनबनी नहीं हुई? सुमित, यहां हर एक व्यक्ति गलती करता है। अगर हम गलती करने वाले को मौका ही ना दें तो क्या इस दुनिया में कभी अपराधी न होंगे? जिंदगी बहुत लंबी है सुमित, एक माफी तुझे सारी जिंदगी का सुख दे सकती है और किसी को पश्चाताप करने का मौका भी। सुमिधा मुड़ी तो सुमित ने बड़े अधिकार से उसका हाथ डॉक्टर ऋषभ के हाथ में रख दिया। हाथों के स्पर्श ने मन में पसरे हुए मैल को धोकर गंगा जल सा पवित्र कर दिया। आज उस स्पर्श में गर्माहट थी, सरलता थी। प्रेम की टूटती हुई माला को फिर से एक धागे में पिरो दिया गया था। सुमिधा की आंखों में अब भी आंसू थे, बस उसकी तासीर बदल गई थी। ऋषभ और सुमिधा जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर साथ चलने का सबक सीख रहे थे। दोनों की आंखों में पानी था और दोनों के हृदयों में अटूट प्रेम और विश्वास का उगता हुआ सूरज। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी, एहसासों की माला, जिसकी लेखिका हैं कृति मिश्रा, और आप इसे सुन रहे थे मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आप हमें सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब और वॉच करें हमारे दूसरे चैनल को, यानी हमारे वीडियो चैनल को, ताकि हम इस चैनल को बिना किसी फाइनेंशियल कंडीशन के खराब हुए बगैर चला सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।